नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम देखने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का फसल उत्पादन का पेपर और है कक्षा 12वीं। इससे पहले हमने एक वीडियो इसमें बनाए हुए हैं और मैंने एक वीडियो इसमें बनाया हुआ हूँ पार्ट 1, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन और कुछ प्रश्न भी हमने हल किए हैं। लेकिन जो प्रश्न बचे थे और उसको अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जो आधा प्रश्न पत्र है आपको वहां से मिल जाएगा और आधा प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मैं आपको एक एक पॉइंट और एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ अथवा भी मैं आपको बताता हूँ, और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए। और यदि आपको ऐसा लगता है तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए आपको कंटेंट मिलते रहें। और अभी हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा फसल उत्पादन का पेपर कक्षा 12वीं का होने वाला है। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम। तो आज हम देखेंगे जो है, हमने अभी 9 प्रश्न तक हल कर लिए थे। अब हम देखेंगे आज 10 में क्या दिया है, बीज द्वारा प्रसारण तथा वनस्पतिक प्रसारण में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए, प्रसारण दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक प्रसारण, दूसरा अलैंगिक प्रसारण। लैंगिक प्रसारण में क्या रहते हैं, पेड़ पौधे परागकण की क्रिया करते हैं और बीज बनता है, और उस बीज को हम लगाते हैं, उससे नया पौधा तैयार होता है। ऐसी क्रिया लैंगिक प्रसारण कहलाती है। अलैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं, अलैंगिक प्रसारण का मतलब ये होता है पौधे के किसी कायिक अंग जैसे पत्ती फिर उसकी कलम, ऐसे काट कर पौधे से अलग करके दूसरे स्थान पर उन्हें लगाते हैं और लगाने के बाद नया पौधा तैयार होता है। ऐसी विधि अलैंगिक प्रसारण कहलाती है। और इनको दो नामों से भी जाना जाता है। लैंगिक प्रसारण को सेक्सुअल मेथड और अलैंगिक प्रसारण को असेक्सुअल प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। तो हमसे पूछा है दो अंतर, तो हम दो अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर क्या है, लैंगिक प्रसारण, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का जीवन काल अधिक होता है, क्योंकि बीज के द्वारा जो पौधे तैयार रहते हैं वो काफी लंबे समय तक चलते हैं और काफी ऊंचे भी होते हैं। अलैंगिक प्रसारण, इस विधि से तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लैंगिक प्रसारण, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं, क्योंकि पौधे जो है बहुत देर बाद तैयार होते हैं और काफी आकार में भी बड़े होते हैं, इसलिए उनमें फल भी देर से आते हैं। अब अलैंगिक प्रसारण में इस विधि से पौधों में फूल शीघ्र आते हैं और फलन की क्रिया भी शीघ्र होती है। जैसे आप देखना, जो ग्राफ्टिंग वाले, जो इनार्चिंग ग्राफ्टिंग जो आम होते हैं, उनमें बहुत छोटे या कम उम्र में ही फूलने की और फलने की क्रिया होने लगती है। और हम सोचते हैं कि बहुत छोटा सा आम है, लेकिन देखो कितने सारे फूल आए हैं, कितने सारे फल मिल रहे हैं। तो ये किस कारण से हुआ, ये अलैंगिक प्रसारण के कारण ऐसा होता है। एक पॉइंट हम और कवर कर लेते हैं, लैंगिक प्रसारण, इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। अलैंगिक प्रसारण, इस विधि से नई जातियों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो अभी हमने देखे लैंगिक प्रसारण यानी बीज द्वारा प्रसारण तथा वनस्पतिक प्रसारण यानी अलैंगिक प्रसारण में अंतर। अब हम अथवा में क्या देखते हैं, कर्तन तथा दाब कलम में कोई दो अंतर लिखिए। तो कर्तन यानी काट कर लगाना पौधे को दूसरे स्थान पर, और फिर दाब कलम मतलब पौधे की डाली को झुकाकर जमीन में लगाने के बाद तैयार होना। अब देखते हैं हम कर्तन। कर्तन क्या होता है, इस विधि में जड़ें निकलने से पूर्व ही तने या जड़ के टुकड़े काटकर अलग कर लिए जाते हैं और उन्हें दूसरे स्थान पर लगा दिए जाते हैं। दाब कलम में क्या होता है, इस विधि में जड़ें निकलने के उपरांत उस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जा सकता है और उसे दूसरे स्थान में लगाया जाता है। फिर हमसे दो पूछा है, तो दूसरा क्या है, इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है कर्तन के द्वारा, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है दाब कलम के द्वारा, जिसे लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम तीसरा हमारी तरफ से याद रख लेते हैं, कर्तन, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे कमजोर होते हैं, और दाब कलम, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे स्वस्थ होते हैं। तो ये था अंतर। अब हमारे सामने जो है 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न में क्या पूछा है, 11वां प्रश्न में पूछा है कि अंगूर में निफिंग तथा पंडाल प्रणाली की परिभाषा लिखिए। अंगूर में निफिंग तथा पंडाल प्रणाली की परिभाषा लिखिए।
तो सबसे पहले हम अंगूर में निफिन क्रिया देखेंगे। निफिन क्या होती है, इसके हम परिभाषा समझते हैं, फिर हम पंडाल प्रणाली समझेंगे। अंगूर की बेलों को तारों के ऊपर, जैसे हम फेंसिंग लगाते हैं ना, तो फेंसिंग के किनारे यदि हम अंगूर की बेला उगाएं और वही फेंसिंग में उनको ऐसा चढ़ा दें या लटका दें, बस यही क्रिया है निफिन वाली। फिर हम व्यवस्थित समझ लेते हैं। अंगूर की बेलों को तारों के ऊपर विशेष रूप से सजाने की विधि को निफिन प्रणाली कहते हैं। अब पंडाल विधि में क्या होता है, पंडाल में जैसे हम टेंट लगाते हैं, टेंट में सीलिंग लगाते हैं, तो सीलिंग में ऊपर हम क्या कर देते हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे सीलिंग जैसे उतना ऊंचा नहीं लगाते हैं, छोटा लगाते हैं, ऊंचाई कम रखते हैं और ऊपर तार बांध देते हैं और फिर ऊपर जो है अंगूर की बेला को चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद एक पंडाल जैसा बन जाता है और ऊपर बेला फैलती रहती है। तो सेम वैसे ही है, इसमें पंडाल जैसी आकृति बनाकर लताओं को चढ़ने दिया जाता है, परंतु पार्श्वीय शाखाओं को काट दिया जाता है, मतलब जो नीचे लटकती रहती है। लताओं के ऊपर पहुंच जाने पर उनके बढ़ते हुए सिर को काट देते हैं, जिससे शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो निश्चित ही आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब इसके बाद में हमसे पूछा है कि पपेन के कोई 2 लाभ लिखिए। क्या पूछा है, पपेन के कोई 2 लाभ लिखिए। पपेन, अब पपेन कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। पपीता के कच्चे फलों में चीरा लगाकर और चीरा लगाने के बाद जो दूध को इकट्ठा करने के बाद उसे सुखाकर जो पदार्थ बनता है उसे पपेन कहते हैं। अब पपेन के फायदे क्या है, पपेन से औषधि बनती है पहला, दूसरा पपेन से चॉकलेट बनती है, तीसरा पपेन से चमड़े से बाल निकालने के लिए उपयोग होता है। ऐसे बहुत सारे पपेन के लाभ हैं। पपेन से बहुत सारी औषधि भी बनती है पेट संबंधित, ऐसे कई सारे पपेन के लाभ हैं। अब हम देख लेते हैं 12वां प्रश्न क्या दिया है, आम में एकांतर फलन के कोई 2 कारण लिखिए। आम में एकांतर फलन, राइट एनी 2 केसेस ऑफ अल्टरनेट बेयरिंग इन मैंगो। एकांतर फलन क्या होता है, एकांतर फलन का मतलब ये होता है कि आम का वृक्ष एक साल फल देता है और दूसरी साल फल ना देकर केवल पत्तियों को ही क्या करता है, पत्तियों को हरा भरा रहता है, पत्तियां ही देता है और इसके बाद एक साल गैप करने के बाद फिर फल आता है। तो ऐसा क्रम, एक साल फल देना, फिर एक साल गैप करना, फिर तीसरे साल फल देना, ऐसा क्रम एकांतर फलन कहलाता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये है, सबसे पहला कारण ये है भूमि में पोषक तत्व की कमी। दूसरा ये है पौधों के लिए पानी की या सिंचाई की व्यवस्था का ना होना। फिर तीसरा क्या कारण है कि प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव, ये तीसरा कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हमें केवल 2 कारण पूछा था तो हमने 2 बहुत अच्छे से समझे। अब क्या दिया है, आंवला तथा संतरा का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो आंवला और संतरा का हम वानस्पतिक नाम देखने वाले हैं। यदि हम आंवला का वानस्पतिक नाम देखें तो आंवला तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आंवला का मुरब्बा बनता है, आंवला का अचार बनता है, आंवला की चटनी बनती है और आंवला के कच्चे फलों को भी खाया जाता है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। इसके बाद एक फल और आता है बारबेडेस चेरी। यदि हम तुलना करें इन दोनों फलों की तो पहला स्थान तो बारबेडेस चेरी का है विटामिन सी की उपलब्धता में और दूसरा स्थान आंवला का है। तो बिल्कुल आंवला जो है बहुत औषधीय गुण रखने वाला एक फल है, जैसे च्यवनप्राश बनना और बहुत सारी चीज इससे तैयार होती है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, और फैमिली कौन सी है, यूफोरबिएसी। और इसकी यदि आप ये किस में भी इसके पूछे तो अभी हमने देखे आंवला के बारे में जानकारी। अब देखते हैं संतरा का वैज्ञानिक नाम। तो संतरा का वैज्ञानिक नाम बहुत सरल है, संतरा का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा और फैमिली कौन सी है संतरा की, रूटेसी। और इसके बाद में यदि हम देखें तो संतरा में विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में होता ही है और साथ में जो है संतरा में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और संतरा खाने से क्या रहता है, स्कर्वी रोग से हम दूर रहते हैं, हमारे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और संतरा में गुणसूत्र की संख्या 18 पाई जाती है। तो हमने ये बेसिक जानकारी देखी। अब हम देखने वाले हैं सुखाना तथा निर्जलीकरण में कोई 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंट बिटवीन डेयरिंग एंड डिहाइड्रेशन। तो अब हम देखने वाले हैं सुखाना, जिसे शुष्कन भी कहा जाता है, यानी कि डेयरिंग, ड्राइंग, और तथा निर्जलीकरण जिसे डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। अब ये दोनों जो क्रिया होती है,
सुखाना मतलब धूप में सुखाना, और निर्जलीकरण मतलब मशीनों के माध्यम से पानी को उड़ाना। तो यदि सुखाना को हम यदि व्यवस्थित बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फल तथा सब्जियों को धूप में सुखाकर नमी दूर करना सुखाना कहलाता है। यदि हम निर्जलीकरण की देखें, फल तथा सब्जियों को मशीनों द्वारा सुखाया जाना, फल तथा सब्जियों को मशीन द्वारा सुखाया जाना निर्जलीकरण कहलाता है। तो ये पहला अंतर हुआ। दूसरा क्या है? सुखाने के लिए अधिक स्थान चाहिए, क्योंकि हमें फैलाना पड़ता है। जितना हम पतला फैलाएंगे, कोई भी जिसको भी हमें सुखाना हो, चाहे फल को सुखाना हो या सब्जी को, तो वो जल्दी सूखेगी क्योंकि प्रकाश ज्यादा पड़ेगा। फिर इसके बाद में निर्जलीकरण ये मशीनों के द्वारा होता है, मशीन के चैम्बर के अंदर में, तो इसमें कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। स्थान का इशू इसमें नहीं आता है। फिर तीसरा क्या दिया है? इसमें स्वच्छता नहीं रह पाती, यानी सुखाने में क्या है? स्वच्छता नहीं रह पाती, क्योंकि खुले वातावरण में हम खाद्य पदार्थ को सुखाते हैं तो डस्ट आना और बहुत सारी ऐसी चीजें जमना, ये सारा उसमें हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वच्छता रहती है, क्योंकि ये मशीनों के अंदर होने वाली क्रिया है। अब हमसे 2 पूछा था, हमने 3 देखे। अब हम देखेंगे कैनिंग तथा बॉटलिंग में कोई 2 अंतर। कैनिंग तथा बॉटलिंग में कोई 2 अंतर, बड़ी सीधी सी बात है। कैनिंग मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ को कैन के अंदर पैक करना, यानी डिब्बे में, और बॉटलिंग का मतलब बोतल में पैक करना। तो इनको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका बड़ा सरल है, तो आप मेरे साथ समझिए। और यदि आपको मेरे वीडियो या मेरी जो भी समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार लाइक तो आप जरूर करिए, ताकि मुझे एक ऊर्जा मिलती रहे। कैनिंग मतलब क्या होता है? इसमें प्राय ठोस खाद्य पदार्थ, अब ठोस खाद्य पदार्थ कौन कौन से? फल एवं सब्जियों को विशेष प्रकार के डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? कैनिंग कहलाती है। कैनिंग मतलब कैन में, डब्बे में पैक करना। बोतलिंग में क्या होता है? इसमें प्राय तरल पदार्थों जैसे दूध, फलों के रस, केचप आदि को बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? बोतलिंग कहलाती है। अब कैनिंग में खाद्य पदार्थों को वायु अवरोधी डिब्बों में रखने के बाद उसमें गर्म या ठंडा चीनी या नमक का घोल डाला जाता है तथा सील करने के पश्चात 80 से 85 सेल्सियस ताप के पानी में डुबोया जाता है, ताकि अंदर जो भी ऑक्सीजन बचे वो निकल जाए। क्योंकि ऑक्सीजन यदि डिब्बे के अंदर रहेगी तो वहां पर जैविक क्रिया होगी, और जैविक क्रिया होने के बाद फल खाद्य पदार्थ खराब होने लगेंगे। फिर बोतलिंग में क्या होता है? बोतलिंग में तरल खाद्य पदार्थ भरने के पश्चात सील करके 75 सेल्सियस ताप के पानी में बोतल को कुछ समय रखने के बाद उसे ठंडा करते हैं। तो ये हमने देखे कैनिंग तथा बोतलिंग में अंतर। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब प्रश्न आ जाता है 14, पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी लिखिए। तो यह पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी इस प्रकार है। आर्नोल्ड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1938 में या 39 में पादप पोषण तत्वों की अनिवार्यता के बारे में बताया कि किस तरह से पादप पोषण बहुत लाभदायक होते हैं। पहला क्या दिया? अनिवार्य तत्वों की कमी से, पहला उन्होंने सिद्धांत बताया कि अनिवार्य तत्वों की कमी से पौधों में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें पौधे अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे मान चलो धान में यदि खैरा रोग की कमी है तो आपको जो है यदि धान में जिंक की कमी है तो खैरा हो जाता है, तो आपको जिंक देकर ही उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरी खाद देकर, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरा क्या दिया? उसी तत्व से विकार का निदान होता है जिसकी पौधों में कमी है। समान लक्षणों वाला कोई दूसरा तत्व जो संबंधित तत्वों से आवर्त सारणी से कितना भी निकट क्यों ना हो स्थिति वह हो, यह कार्य नहीं कर पाएगा। मतलब कि जिस तत्व की कमी है हमें उसी को देना पड़ेगा, दूसरे तत्व इसमें काम नहीं करता है। तीसरा क्या दिया है? वह तत्व पौधों के उपापचय में सीधे ही भाग लेता है। तो ये थी पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी। अब हम क्या देखेंगे? मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के कोई 3 साधन लिखिए। तो मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने का पहला साधन तो जो है खाद द्वारा, गोबर की खाद। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, और तीसरा क्या है? जो सूक्ष्म जैव होते हैं, जो राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, पीएसबी है, वाम है, इनके माध्यम से भी जो है पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है।
अब अगला प्रश्न क्या दिया 15, खाद एवं उर्वरकों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो खाद एवं उर्वरक में हम बहुत आसानी से अंतर लिख सकते हैं। खाद ऐसे ऐसे पदार्थ जो घर में ही तैयार कर लिए जाते हैं उन्हें खाद कहते हैं। अब इसमें फसल के अवशेष से तैयार किए जाते हैं। उर्वरक ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जो कारखाने में तैयार किए जाते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। फिर खाद 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 का असर भूमि में 2 से 3 साल तक रहता है। उर्वरक इनका असर केवल एक सीजन में होता है। फिर खाद में सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति होती है। उर्वरक जिस पोषक तत्व के लिए दिया जाता है केवल उसी की पूर्ति होती है। तो ये 3 अंतर आप ऐसा याद रखिए। फिर क्या दिया, हरी खाद, केंचुआ खाद तथा नाडेप की परिभाषा लिखिए। तो पहले देखेंगे हरी खाद। तो हरी खाद की क्या परिभाषा, हरी खाद, केंचुआ खाद, नाडेप की परिभाषा। तो हरी खाद की क्या परिभाषा, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी तथा अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को पलटकर उन्हें भूमि में दबाकर जो खाद तैयार होती है उसे हरी खाद कहा जाता है। अब देखते हैं हम केंचुआ खाद। केंचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। केंचुआ द्वारा कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद, केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहलाती है। केंचुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा एवं कृषि अवशेष आदि को खाकर और खाद के रूप में उन्हें बदल देते हैं। ऐसी खाद केंचुआ खाद कहलाती है। अब देखेंगे हम नाडेप, और अब हम देखने वाले हैं 16वां प्रश्न। भारत के प्रमुख 3 शोभाकारी उद्यानों के नाम, उनके स्थान सहित लिखिए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी बार पूछा गया है। यदि हम देखें तो 17, 18, 20, 23 और 24 में भी पूछा गया है। निश्चित ही है अब इस बार और आएगा। तो क्योंकि ये सरल प्रश्न है इस अध्याय का और ये काफी बार पूछा जाता है। पूछेगा क्या, तो भारत के प्रमुख 3 शोभाकारी उद्यान, पहला है वृंदावन गार्डन जो मैसूर में है, दूसरा है मुगल गार्डन जो दिल्ली में है, तीसरा है शालीमार गार्डन जो श्रीनगर में है, और चौथा है बॉटनिकल गार्डन जो ऊटी में है। तो ये 4 जो है भारत के शोभाकारी उद्यान और उनके स्थान के नाम। अब हम देखने वाले हैं हरियाली की परिभाषा तथा लगाने की कोई 2 विधियां लिखिए। अब हरियाली की परिभाषा देखते हैं हम, बहुत सरल है। तो आप उसको ऐसे बोलिए, अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र, अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र हरियाली कहलाता है। अब इसकी कोई 2 विधियां हमको लिखना है हरियाली लगाने की। तो बड़ी सरल विधि है इसकी हरियाली लगाने की जो ज्यादातर उपयोग की जाती है। पहली तो है डिबलिंग और दूसरी है टर्फिंग। ये 2 विधि का हरियाली में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब अगला क्या पूछा, 17वां प्रश्न, सहकारिता की परिभाषा तथा कोई 2 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। तो सहकारिता की परिभाषा तथा कोई 2 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। तो सहकारिता की परिभाषा, सहकारिता क्या होती है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, जैसे एमटी हेरिक के अनुसार सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य या समूह है जो स्वेच्छापूर्वक संयुक्त होकर यानी इकट्ठे होकर अपनी शक्ति, साधनों अथवा दोनों का पारस्परिक प्रबंध करके उपयोग करते हैं और जो भी लाभ मिलता है उसको बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, सहकारिता कहलाता है। आप ऐसा सीधा बोलिए, सहकारिता उन व्यक्तियों का समूह है जो स्वेच्छापूर्वक अपने संसाधनों को एकत्रित करके उपयोग करते हैं और जो लाभ मिलता है उसको बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, सहकारिता कहलाता है। अब सहकारिता का आधारभूत सिद्धांत क्या है, सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत जो है बहुत सीधे से हैं और वो क्या है कि सहकारी संगठन में प्रत्येक सदस्य को समानता का अधिकार प्राप्त होता है, पहला सिद्धांत यह है। दूसरा सिद्धांत क्या है, सहकारिता में सबकी भलाई के लिए मिलकर कार्य किया जाता है। और एक और सिद्धांत याद रख लीजिए, सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। ये इसके आधारभूत सिद्धांत है। तो ये प्रश्न पत्र मैंने जो आपको समझाया वो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा
और यदि आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो या पहली बार आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको फसल उत्पादन और हिंदी से संबंधित पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं।